हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण दिनांक लेकर आए हैं जो हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता ही रहता है। अब वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व की घटना है। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ही सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। 1200 से 800 तक में गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार हुआ था। ईसा पूर्व की बात है। 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार हुआ था। 600 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों की घटना आई है और ये भी आई है। 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। पढ़ते हैं आगे। बुद्ध का जीवन काल 563 में जन्म होता है, 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। तो इनके जीवन काल टोटल कितना है? 80 साल का है। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच में इनके जीवन 80 वर्ष ये जिंदा रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। महावीर का जन्म 540 से 468 तक के काल को महावीर का जीवन काल कहा जाता है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। नंदवंश 362 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक, और नंदवंश का स्थापना महापदम नंद करते हैं। और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। 327 से 326 ईसा पूर्व तक भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रवेश होता है भारतीय राजनीति में। 322 ईसा पूर्व में। वहीं बात करें सिकंदर की मृत्यु, तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में होता है। 323 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं आगे। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। और ये चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में हार जाता है। वहीं 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच अशोक का शासनकाल होता है। अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा होता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय होता है। कलिंग विजय जो कि कौन करता है? अशोक। और ये कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। और कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली पड़ती है। तोसली। बढ़ते हैं आगे। 58 ईसा पूर्व में विक्रम युग की शुरुआत हुआ था और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ भी आए। विक्रम युग की शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। तो वहीं शक युग की शुरुआत जो कि कनिष्क करता है 78 ईस्वी में, 78 एडी में। यहाँ से एडी शुरू हो जाता है। शक से यहाँ से एडी शुरू हो जाता है, यानी शक संवत की शुरुआत कब होता है? 78 एडी में। 78 एडी में। वहीं कनिष्क के जीवन काल की बात करें तो कनिष्क 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक कनिष्क का शासनकाल होता है। कनिष्क 319 से 320 ईसा पूर्व में गुप्त युग का प्रारंभ होगा था। या यूँ कहें कि गुप्त संवत का शुरुआत कब होता है? गुप्त संवत तो 319 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। 380 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से फेमस है, ये 380 में होते हैं। वही 405 से लेकर 411 के बीच में चीनी यात्री फाहियान आते हैं। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आते हैं फाहियान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त प्रथम का प्रवेश होता है 415 ईस्वी में। वही कुमारगुप्त प्रथम है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। स्कंदगुप्त का प्रवेश 455 ईसा पूर्व में होता है और इसके काल में हून का आक्रमण होता है। हून का भारत पे आक्रमण होता है जिसका सफलतापूर्वक सामना स्कंदगुप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का काल होता है। हर्षवर्धन को हराने वाला शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि नर्मदा नदी के तट पर हराता हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में होती है। 648 एडी में। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन भारत।
मध्यकालीन भारत कि भारत पर सर्वप्रथम अरबों द्वारा सिंध में अरबों द्वारा पहला आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है? 712 ईस्वी में। और इसमें सिंध का राजा कौन होता है? दाहिर। इसमें सिंध का राजा दाहिर होता है। और ध्यान रखें, भारत में पहली बार जजिया कर यही मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जबकि अंतिम रूप से भारत में जजिया कर की समाप्ति मोहम्मद शाह रंगीला करता है 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में। वहीं आगे बढ़ते हैं। 836 ईस्वी में कन्नौज के राजा भोज का प्रवेश होता है। 985 ईस्वी में चोल शासक राजराज का प्रवेश होता है, जबकि चोल वंश का स्थापना 850 ईस्वी में विजय यालय करता है। चोल वंश का स्थापना 850 ईस्वी में विजय यालय करता है। 998 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनी का प्रवेश होता है और यह भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। महमूद गजनी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है, जहाँ से वो कुछ पेशावर पर कुछ अधिकार करता है। और इसका सबसे फेमस आक्रमण है, यहाँ पे देखिए 1025 में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश है, सबसे इसका फेमस है गजनी का। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं और गोरी हार जाता है। वहीं 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें इस समय गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके अलावा 1194 में एक और डेट है, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है गोरी और जयचंद के बीच में। चंदावर का युद्ध गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गोरी जीत जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली के सिंहासन पर प्रवेश होता है और यहीं 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का स्थापना करता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं और गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इस गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। 1221 ईस्वी में चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता है, जो कि मंगोल आक्रमणकारी होता है और इसमें भारत पर किसका शासन होता है? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का 1221 ईस्वी में चंगेज खां के आक्रमण के समय भारत का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। बढ़ते हैं आगे। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठती है और ये भारत की पहली और आखिरी महिला है जो भारत की सुल्तान बनती है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में होती है। वहीं 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का प्रवेश होता है और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है 1296 से लेकर 1316, 1296 से 1316। इसके बचपन का नाम अली तथा गुरसास पे है। बढ़ते हैं आगे। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है, ये तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। वहीं 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करता है और दिल्ली से देवगिरी उसी को बोला जाता है दौलताबाद, राजधानी का परिवर्तन करता है। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का करता है। वहीं 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में गुजरात के थट्टा में हो जाता है। गुजरात के थट्टा में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक का सिंहासन रोहन होता है, यानी ये सुल्तान बनता है। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में होती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है, 1398 ईस्वी में होता है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बढ़ते हैं आगे। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की भी मृत्यु हो जाता है, जिसे द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है। तो आपको बताना है कि तैमूर का आक्रमण के समय भारत का सुल्तान कौन था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी करता है, जबकि 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा को दिल्ली की राजधानी बनाता है। वहीं सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म होता है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में होता है, जो कि सिख धर्म के स्थापना करते हैं। और 1538 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। वहीं 1494 ईस्वी में बाबर का फरगाना में प्रवेश होता है। बाबर का फरगाना में प्रवेश होता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।